हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इग्नू बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है भारतीय सरकार और राजनीति VPSC 132 इस बुक को देखेंगे। इसका जो खंड 1 है जो कि हमारा है भारतीय राजनीति के अध्ययन के उपागम, खंड का जो प्रथम पार्ट है, मतलब पहला जो चैप्टर है वो है हमारा उदारवादी उपागम। तो इस उदारवादी उपागम को देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राजनीति क्या है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। राजनीति राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मुद्दों को जानने के बारे में है। राजनीति का संबंध जनता को आपस में जोड़ने तथा राज्य और गैर राज्य समूहों एवं संगठन को आपस में जोड़ने से संबंधित है। ये संबंध लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग और विवाद को भी बढ़ावा देते हैं। राज्य और संस्थाएं सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखती है। सभी विद्वानों ने राजनीति की अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, जिन्हें हम अवधारणा के रूप में भी जानते हैं। अब राजनीति की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, जैसे उदारवादी अवधारणा, मार्क्सवादी अवधारणा और गांधीवादी अवधारणा। इस चैप्टर में हम उदारवादी अवधारणा को देखेंगे। बाकी के जो 2 चैप्टर है उसमें हम मार्क्सवादी अवधारणा और गांधीवादी अवधारणा को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उदारवाद का क्या अर्थ होता है। उदारवाद, इसका अर्थ है स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामुदायिक या सामूहिक स्वतंत्रता। उदारवाद इंग्लैंड में विशेष सत्ता और राजशाही शासन के खिलाफ हुए आंदोलन के कारण अस्तित्व में आया। इस विरोध का प्रमुख कारण था व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलाना तथा राज्य की शक्ति को चुनौती देना। उदारवाद अस्तित्व में क्यों आया? ताकि व्यक्ति को स्वतंत्रता दिला सके और राज्य की जो शक्ति है उसको चुनौती दी जा सके। ठीक है, तो उदारवादी अवधारणा के प्रमुख तत्व। उदारवादी उपागम राजनीति को राजनीतिक संरचना, राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से देखता है। किसकी दृष्टि से? जो उदारवादी उपागम है वो राजनीति को राजनीतिक संरचना, मतलब जो राजनीति में किस प्रकार की संरचना है, भाषा, जाति, धर्म कैसे कैसे हैं, राजनीतिक प्रक्रिया कैसे है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो इस दृष्टि से देखता है। इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था में विरोधाभास प्रबंधन पर आम सहमति का अध्ययन करना है। मतलब जो उदारवादी उपागम है वो जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें अगर कोई विरोधाभास पैदा होता है, कोई विवाद होता है, तो उन विवादों पर विचार विमर्श करके एक आम सहमति पर पहुंचने का जो है प्रयास किया जाता है। ये राज्य की अवधारणा का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रयोग को प्राथमिकता देता है। उदारवादी अवधारणा भारतीय राजनीति को संरचनात्मक, कार्यात्मक या व्यवस्थावादी अवधारणा के रूप में देखता है। अब हम इसके तत्व देखेंगे। पहला तत्व है हमारा संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य नहीं। दूसरा प्रक्रिया, तीसरा मूल्य। तो चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य नहीं। इस अवधारणा के प्रभाव के अंतर्गत संरचनात्मक, कार्यात्मक प्रवेश की दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, राज्य का नहीं। इस व्यवस्था में कुछ संस्थाएं होती है जिसमें राजनीतिक दल, हित समूह, नागरिक समाज, संगठन आदि शामिल हैं। सामाजिक संरचना जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आदिवासी आदि के साथ विचार विमर्श करते हैं। जब ये विचार विमर्श करते हैं आपस में, तब कुछ काम भी करते हैं, सिर्फ विचार विमर्श ही नहीं करते। ठीक है, या फिर इसके बाद कुछ प्रक्रिया, जब ये मतलब विचार विमर्श करते हैं तो उसके बाद काम भी करते हैं, कुछ प्रक्रिया भी हमारे सामने उभर कर आती है, जहाँ संगठन के विभिन्न भाग आपस में टकराते हैं, सहयोग करते हैं, पर लास्ट में आम सहमति पर पहुँचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक व्यवस्था कायम होती है। इसमें राजनीतिक संस्था, आमतौर पर राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका आदि शामिल होते हैं। सेकंड है हमारा प्रक्रिया। तो प्रक्रिया के अंतर्गत ये अवधारणा विभिन्न संस्था और संगठन के अध्ययन, प्रक्रिया के अंतर्गत ये अवधारणा
विभिन्न संस्थाओं और संगठन के कार्यों का अध्ययन करती है। किस किस का? जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, उनके जो काम हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इन्हें हम राजनीतिक लाभबंदी, हित व्यक्त या फिर हित एकत्रीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र के प्रगतिशील होने के संदर्भ में जैसे जैसे लोकतंत्र हमारी प्रगति करती गई, वैसे वैसे जो प्रक्रिया है वो भी और ज़्यादा लोकतांत्रिक होती गई। हमारा जो लोकतंत्र है वो और मजबूत हुआ। उदारवादी अवधारणा लोगों की राजनीतिक सहभागिता का पक्षधर है तथा लोगों के लोकतंत्र में भाग लेने से उनका राजनीतिकरण होता है। जब हम राजनीति में भाग लेंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर वोट करेंगे, तभी तो हम राजनीति का हिस्सा बनेंगे, तभी हमारा राजनीतिकरण होगा। 1960 के अंत तक लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी, जिससे निम्न वर्ग को प्रभावित किया। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की परंपरागत और सामंती सामाजिक व्यवस्था का पतन हुआ और स्वतंत्रता व समानता का समावेश हुआ। 1970 और 80 में विभिन्न राजनीतिक आंदोलन, नागरिक समाज के संस्थानों का उदय हुआ तथा बहुसंस्कृतिवाद ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया। इसके अलावा सभी संस्थानों को भी मजबूती मिली। नेक्स्ट हमारा है मूल्य। तो तीसरा तत्व हमारा है मूल्य, यानी स्वतंत्रता, मानव अधिकार और समानता। यह मुख्य रूप से व्यक्ति और सामुदायिक अधिकारों से संबंधित है। राज्य का कर्तव्य है कि वह कमजोर वर्गों, जातिवादी समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। उदारवादी अवधारणा वैसे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत करता है, पर यह सामुदायिक सुरक्षा, विशेषकर उनकी भाषा, संस्कृति, लेखनी को भी सुरक्षा प्रदान करता है। लोकतंत्र का अधिकार बिना इनकी रक्षा के बचाया नहीं जा सकता। जो हमारी ये भाषा, संस्कृति, लेखनी या फिर जो अल्पसंख्यक के अधिकार है, जब तक इनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक लोकतंत्र का जो हमारा अधिकार है इसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इसको बचा के नहीं रखा जा सकता, विशेषकर भारत जैसे देश में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम राजनीति के अध्ययन की उदारवादी अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तो उदारवादी उपागम भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थावादी उपागम का बदला हुआ प्रकार है। किसका बदला हुआ प्रकार है? व्यवस्थावादी उपागम का बदला हुआ प्रकार है। व्यवस्थावादी उपागम व्यवहारवादी आंदोलन की वजह से जो है उभर कर सामने आया। 1950 और 60 में विकासशील, जब बहुत सारे देश जो है वो गुलामी से आज़ाद हो रहे थे 1950 से 60 के दशक में, उस टाइम पे विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए डेविड ईस्टन और कोलमैन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसे आधुनिक विकास की रूपरेखा भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य था विकासशील देशों या समाजों के आधुनिक राजनीतिक संस्थान के विकासों का अध्ययन करना। जो विकासशील देश या विकासशील समाज है, उनकी जो राजनीतिक संस्थान है, उनके विकास का अध्ययन करना। इसका प्रमुख लक्ष्य है राजनीतिक संस्था या संगठन का जो विकास करना तथा उन संगठन में आपसी तालमेल और सहमति कायम करना। उपागम में राजनीतिक व्यवस्था का संबंध राजनीतिक संस्था, संरचना और प्रक्रिया से है। जो उदारवादी उपागम है, इसमें जो है राजनीतिक व्यवस्था का संबंध किस किस से है? राजनीतिक संस्था, संरचना और प्रक्रिया से। आपस में एक दूसरे और ये जो संस्थाएं, संरचना या प्रक्रिया जो भी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं। इनमें संघर्ष भी होता है, संतुलन भी बनता है और गैर संतुलन भी बनता है। ठीक है, इन परिस्थिति में राजनीतिक व्यवस्था कायम रहती है। इतना कुछ होने के बाद राजनीतिक व्यवस्था जो है कायम रहती है, राजनीतिक व्यवस्था खराब नहीं होती। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभिक वर्षों में कई राजनीतिक विद्वानों ने भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए इसी उदारवादी उपागम को अपनाया। रजनी कोठारी की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने भारतीय स्तर पर राजनीति को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण, इनकी ये जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया,
ये भारतीय स्तर पर राजनीति को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी पुस्तक में रजनी कोठारी ने 1950 और 60 में जो कांग्रेस पार्टी थी, इस पार्टी को कांग्रेस व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया और 1950 और 60 का जो काल है, इस काल को कांग्रेस प्रभुत्व का युग माना जाता है। C.P. भांभरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रजनी कोठारी की जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसकी आलोचना की। ठीक है, इस बुक की समीक्षा करते हुए इन्होंने जो है रजनी कोठारी की भारतीय राजनीति के अध्ययन की अवधारणा की आलोचना की। भांभरी के अनुसार कोठारी की रूपरेखा भारतीय राजनीति के जो मुख्य प्रश्न हैं, जैसे भारतीय राजनीति का वर्गीय चरित्र और राजनीतिक सत्ता का वितरण और साम्राज्यवाद का जो है निषेध करता है। इन चीज़ों पर जो है बात नहीं की गई है। इस रूपरेखा में आर्थिक पहलू भी गायब है, जैसे कि भारतीय राजनीति को बिना ट्रेड यूनियन की भूमिका के देखना, बड़े औद्योगिक घरानों की भूमिका, अमीर किसानों की लॉबी, भूमिहीन किसानों के संदर्भ में देखना। भांभरी यह भी मानते हैं कि कोठारी का भारतीय लोकतंत्र का जो मॉडल है वो डहल के समानांतर है, जो कि समाज को बहुलवादी मानते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की तरह काम करती है और यह बाजार के दबावों में रहकर काम करती है। भांभरी ये भी रेखांकित करते हैं कि कोठारी का विश्लेषण उनकी कमजोरी, जो कोठारी का विश्लेषण है वो उदारवादी उपागम की सीमा है। यह उपागम वर्ग संघर्ष को नहीं मानता, यहाँ पे वर्ग आएगा, वर्ग संघर्ष को नहीं मानता, जो कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इस बात पर जोर देता है कि किस प्रकार से व्यवस्था कायम रहती है तथा किस तरह से विभिन्न इकाइयों के मध्य आम सहमति कायम की जाती है। भांभरी की आलोचना के संदर्भ में अब कोठारी ने इसका जवाब दिया। कोठारी ने कहा कि उनकी पुस्तक मार्क्सवादी अवधारणा पर आधारित नहीं है। उन्होंने भारतीय मॉडल का उपयोग किया है, जो कि मार्क्सवादी और पूंजीवादी दोनों से अलग है। उन्होंने राज्य की राजनीति को समझने के लिए बहुलवादी विश्लेषण का प्रयोग किया है। 1970 के दौरान विभिन्न विद्वानों ने अपने शोध में व्यवस्थावादी उपागम का प्रयोग किया था। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल, जाति, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव और दबाव समूह को भी शामिल किया था। कांग्रेस दल का अध्ययन करने में उन्होंने प्रमुख रूप से उदारवादी उपागम का जो है सहारा लिया था। रिचर्ड सीसन, पॉल आर ब्रास ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार थी उनका अध्ययन किया था, लेकिन 1970 के अंत तक समाज में परिवर्तन हुआ, जिसमें राज्य के स्वरूप और लक्ष्य को परिवर्तित कर दिया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण था भूमि सुधार, हरित क्रांति और कल्याणकारी नीतियां। लेकिन भारतीय राजनीति में उदारवादी उपागम परिवर्तन लाने में असमर्थ था। जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहे थे उस हिसाब से जो उदारवादी उपागम था वो परिवर्तन नहीं ला पाया, वो उसमें असमर्थ था। इकबाल नारायण ने 1976 में भारत में राजनीति का विश्लेषण करने के लिए इस उपागम का प्रयोग किया था। 1970 के बाद उदारवादी उपागम में परिवर्तन देखने को मिला। अब राजनीतिक व्यवस्था की बजाय पहले राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता था, उस पर जोर दिया जाता था, पर अब राज्य की अवधारणा का प्रयोग करने से भी परहेज नहीं किया गया। 1980 में राज्य की वापसी के संबंध में जोया हसन ने राज्य के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया। राज्य किसी वर्ग समूह का एजेंट नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से सभी वर्गों और समूहों के हितों के लिए काम कर रहा है। ये अवधारणा सांख्यिकीय अवधारणा मानी जाती है, लेकिन इस अवधारणा की भी सीमाएं हैं, क्योंकि यह भारतीय समाज के विभिन्न समूहों की भूमिका को कम महत्व देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।